विजय तिलक लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। महा कवरेज 75 घंटे का ये मैराथन पंचायत चुनाव का हम लगातार आप तक हर एक डिटेल छोटी बड़ी पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो किसका होगा विजय तिलक और कौन निराशा के सागर में डूबेगा, वो सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बागपत में राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा, वापसी हो रही है। तो मतलब दो पार्टियों के लिए चुनाव शुभ है, कांग्रेस और आरएलडी, जिनको अपनी जमीन तलाशना मुश्किल हो रहा था। बागपत में 20 में से 8 सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है। तो राष्ट्रीय लोकदल का यहां पर खाता खुला है और केवल बागपत ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आरएलडी आगे चल रही है। लेकिन बागपत में राष्ट्रीय लोकदल ने दबदबा कायम किया है। 20 में से 8 सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है। वहीं अन्य दलों की बात करें तो वो आरएलडी से पीछे हैं। बीजेपी 7 सीट पर आगे है, लेकिन आरएलडी बागपत में 8 सीटों के साथ फिलहाल लीड कर रही है। बागपत में राष्ट्रीय लोकदल ने दबदबा कायम किया है। बिल्कुल अवधेश, और ये साफ तौर पे देखा जा सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर गढ़ आरएलडी का कुछ है तो वो बागपत नजर आ रहा है। साफ तौर पे जो सीटों की संख्या है वो बताने के लिए काफी है। अभी तक रुझान थे, अब फैसलों में भी तब्दील हो रहे हैं और ये लगातार तस्वीर कहीं ना कहीं क्षेत्रवार तरीके से सामने आ रही है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, हमारी नजर लगातार बनी हुई है और कोशिश यही है कि सबसे सटीक, सबसे पहले आप तक हर जानकारी पहुंचाई जाए। जमीन से हमारे तमाम सहयोगी दिन रात लगे हुए हैं आप तक ये खबर पहुंचाने के लिए। हमारा मकसद ये है कि आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। जो भी नतीजे होंगे, जो भी रुझान होंगे, आपके गांव हो या आपका जिला, हर एक खबर आप तक पहुंचेगी। बागपत की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि आरएलडी के लिए 8 और आरएलडी के लिए बागपत से एक मजबूत कह सकते ओपिनियन बना है लोगों का। भले किसी और चुनाव में इतनी अच्छी जमीन ना दिखी हो अवधेश, लेकिन यहाँ पर कम से कम गांव के लोगों ने स्वीकारा है, ये बात साबित होती नजर आ रही है। किसान आंदोलन संजीवनी बन गया वाकई। तो पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल को बढ़त है। कई जिलों में राष्ट्रीय लोक दल का दबदबा है। मेरठ, हाथरस की अगर आप बात करेंगे तो 4-4 सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है और बागपत में 8, गाजियाबाद में 3 सीट पर आरएलडी आगे चल रही है। ये रुझान बता रहे हैं। हालांकि जो क्लियर पिक्चर है, जो अंतिम तस्वीर है, वो वक्त लग सकता है। अंतिम पिक्चर जो होगी साफ होगी। लेकिन शैलेश का रुख करते हैं। शैलेश, आरएलडी ने जबरदस्त वापसी की है। बागपत की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, कुछ और पश्चिमी जो यूपी के जिले हैं वहां पर भी चीजें आरएलडी के पक्ष में जा रही हैं। तो आरएलडी और कांग्रेस ने अपनी जमीन यहां पर बनाई है, ये दिखना शुरू हो गया है। देखिए, एक चीज़ जो लगातार अवधेश कही जा रही थी कि इस बार के जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें देखिए गांव का चुनाव है, जाहिर है इसमें किसानों की एक अहम भूमिका होती है। और ये पहले से माना भी जा रहा था कि जो अभी हाल फिलहाल में पीछे किसानों का आंदोलन चल रहा था, जिस तरह से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आरएलडी के लिए खासतौर से बात करें उसको मिल सकता है। और इसके अलावा अगर देखें तो ये एक बड़ा फैक्टर भी माना जा रहा है, ये हो सकता है जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर आरएलडी को मिल रहा है। आप अगर देखते हैं तो जिस तरह से बागपत की बात हुई, गाजियाबाद पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर वैसे भी माना जो ये किसान आंदोलन था उसका असर सबसे ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र में दिखा। वहाँ के जो किसान थे सबसे ज़्यादा इससे जुड़े और वहीं पर आरएलडी जो है उसको फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है विभिन्न सीटों पर। तो साफ कहा जा सकता है कहीं ना कहीं ये जो किसान हैं, जो किसान विद्रोह में थे, कहीं ना कहीं कृषि बिलों के, संभव है कि ये उस तरफ चले गए हो और आरएलडी को उसका सीधा फायदा मिला हो। दूसरी चीज़ जो लगातार इस चुनाव के ऊपर सभी दलों की नज़र बनी हुई है, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब गांव के सरकार की बात होती है तो किसानों की भूमिका होती है। और ये चुनाव बताएंगे कि जो चाहे किसान बिलों को लेकर आंदोलन चलते रहे हो, जिस तरह के वो वाकई में जब वोट में तब्दील हो रहे हैं तो आखिर किसके पाले में जा रहे हैं, किसको समर्थन दे रहे हैं, क्या भाजपा से नाराजगी उसकी दिखती है। अगर भाजपा से नाराजगी है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है। हाँ, कंप्लीट कीजिए आप जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप जितने भी पिछले पंचायत चुनाव हैं उनको अगर देखते हैं स्नेहलता, तो एक चीज़ उसमें खास होती है, वो ये कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, सबसे ज़्यादा फायदा उसको मिलता है।
अगर इन चुनावों में ऐसा नहीं होता या कम फायदा ले पाती है भाजपा, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में, केंद्र में हर तरफ भाजपा है, अगर कम फायदा मिलता है भाजपा को और इतनी मेहनत के बाद, जो मेहनत का जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि देर रात तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के संगठन महामंत्री सब लोग डटे रहते थे पदाधिकारियों के साथ और लिस्ट फाइनल होती थी। तो इतनी मेहनत के बाद अगर बहुत फायदा नहीं मिलता भाजपा को तो साफ जाहिर है ऐसे में कि कहीं ना कहीं नाराजगी है और उसका फायदा अब किस दल को मिलता है ये देखने वाला होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम अभी तक के जो चुनाव के परिणाम देखें, जिला पंचायत सदस्य जिसमें समर्थित उम्मीदवार है उनमें भाजपा के बाद नंबर आता है सपा का, यानी एक विपक्षी दल के रूप में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सपा जो है वो मजबूत दिखती है। इसके हिसाब से ये परिणाम जो होंगे बहुत कुछ बिल्कुल शैलेश, ये बात तय है कि एक तरफा मामला उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं देखा जा रहा है। कांटे की टक्कर देखी जा रही है और इतना बड़ा प्रदेश है कि हर क्षेत्र से कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। हमने बलिया की बात की अवधेश, जहां पे देखा कि सपा का काफी आगे चल रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो कुल इस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रुझान है, नतीजों के लिए इंतजार करना होगा। पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की बढ़त के बारे में हम आपको बता रहे थे। कई जिलों में राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा है। मेरठ की बात कर लेंगे, आप हाथरस की बात कर लेंगे तो 4-4 सीट से आगे चल रही है अवधेश। बिल्कुल। और अगर बात करें हम गाजियाबाद की तो यहाँ पर 3 सीट, बागपत में 8 सीटों पर आरएलडी आगे है। तो देखिए पूरा हम बता देते हैं कि कहां पर आरएलडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। मेरठ में 4 सीटों पर आगे हैं, हाथरस में 4 पर, गाजियाबाद में 3 सीटों पर आगे हैं, बागपत में 8। और ये केवल रुझान है, हो सकता है कि कुछ पर और बढ़ जाएं, कुछ पर जीत जाएं और कुछ पर हो सकता है पीछे भी आ जाएं। लेकिन जहां पर स्थिति अपने वजूद को बचाने की थी, वजूद में आने की थी, उसमें अगर इस तरीके का प्रदर्शन हो तो आरएलडी के लिए ये अच्छी खबर है। और आरएलडी के साथ ही साथ कांग्रेस ने भी काफी हद तक अपने वजूद को बचाया। लेकिन बीएसपी के लिए बड़ा संकट टोटल टैली में दिख रहा है। पर आरएलडी ने अपना जलवा एक बार फिर से पश्चिमी यूपी में कायम किया है। कम से कम अभी तक के रुझान जो है वो बताते हैं कि आरएलडी वापस आ रही है। अवधेश देखिए ना, अगर अभी तक के रुझान में इतनी सारी बढ़त आगे दिख रही है तो क्या ये बहुत बड़ा अंतर उम्मीद की जा सकती है क्या शाम तक? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रुझान है और ये परिणाम में तब्दील हो सकते हैं। जो प्रत्याशी अभी आरएलडी से आगे चल रहे हो सकता है वो पीछे हो जाएं और ये भी हो सकता है कि आरएलडी पीछे हो जाए। लेकिन ये भी जो आंकड़े आ रहे हैं कि 16-3-19 पर भी अगर आरएलडी आगे चल रही है तो जिसके सामने अस्तित्व का संकट हो वो अगर 19 पर भी आगे आ रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। किसान आंदोलन के लिए संजीवनी बन गया। वाकई कम से कम आज के दिन की शुरुआत में तो ये महसूस कर ही सकते हैं, शाम होते होते अगर ये नतीजों में पलट जाते हैं तो एक बड़े मंथन की जरूरत होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस पूरे जाट बेल्ट को संभालने की जरूरत महसूस करेंगे बीजेपी के में से लोग। बिल्कुल, तमाम नेता कर भी रहे थे और यहाँ तक रणनीतियां बनी थी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे उनको बंगाल चुनाव में नहीं भेजा, इसलिए नहीं भेजा गया ताकि वो पश्चिमी यूपी को संभाले। लेकिन उस स्थिति में अगर ये हालत है तो चुनौती तो बड़ी है। हालत सोचिए अवधेश, यहीं से संजीव बालियान आते हैं, वो मंत्री भी हैं, लगातार वो भी किसान आंदोलन के पैरेलल उनको लगाया गया, झोंका गया कि आप जाइए संभालिए जाट बेल्ट को। खुद उसी कम्युनिटी से आते हैं, बावजूद इसके लोगों ने विश्वास नहीं जताया। यानी अपनी कम्युनिटी या जाट से हटके उन्होंने अपना किसान आंदोलन ऊपर रखा। और चुनौतियां तो हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर बहराइच से भी है। समाजवादी पार्टी के नदीम मन्ना लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, बीते 2 घंटे से बढ़त बनाए हुए हैं। गोंडा में, मनकापुर में 4 से सपा के विजय यादव जीत गए हैं। तो एक और परिणाम सामने आ गया है। गोंडा के मनकापुर से वार्ड नंबर 4 से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष मिश्रा हार गए। बांदा की बात करें अगर हम तो वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय कृष्णा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। और श्रावस्ती में वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय हरीश ने बीजेपी को पछाड़ दिया है। तो निर्दलीयों ने भी कमाल कर रखा है। और कई जगहों से ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन गोंडा से परिणाम सामने आ गया है। मनकापुर 4 से सपा के विजय यादव ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज कर ली। बिल्कुल, एक और नाम जुड़ता हुआ सपा के खेमे में। और जिस तरीके से हम ये कंपटीशन नेक टू नेक कहा जाता है, प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, यहाँ पर कोई खाई नहीं नजर आ रही है अवधेश। साफ तौर पे कंधे से कंधा मिला के चलने वाली स्थिति ही कही जा सकती है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। हालांकि रुझान भी है और नतीजे भी हैं अवधेश, उसमें सिर्फ रुझान नहीं है सपा की अगर हम बात करें। अब जैसे देखिए मनकापुर 4 से सपा के ये विजय यादव जीत दर्ज करते हैं बीजेपी प्रत्याशी पीयूष मिश्रा को हराकर, तो ये साफ तौर पे जीत के खेमे में जाता है। बांदा की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ निर्दलीय आगे है बीजेपी के कैंडिडेट से और निर्दलीय के ही खेमे में
श्रावस्ती के वार्ड नंबर 10 की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर भी बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। रुझान है, इनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन गोंडा के मनकापुर यहाँ से फैसला आया अवधेश। बिल्कुल, और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जितना दबदबा निर्दलीयों का रहता है जी, बवाल उतना ही परिणाम आने के बाद बढ़ता है, क्योंकि फिर यही वो स्थितियां होती हैं कि हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बने, फिर ऐसे ही कुछ निर्दलीय गायब होते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ पकड़ लिए जाते हैं, और ये लंबा इतिहास। उत्तर प्रदेश के बेल्ट में लपकेबाजी भी कहते हैं, लपक लीजिए ऐसे जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, और इनकी जीत बताती है कि इनके लिए अब घेरेबंदी कहीं ना कहीं हर पार्टियों के धड़कनें बढ़ा देती है कि कैसे घेरा जाएगा। इसका प्रोफाइल निकालो, जो जो निर्दलीय जीत रहा है, कौन है, कहां से है। चलिए, पंचायत चुनाव पे नजर हमारी लगातार बनी है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन से जुड़ी ये अहम खबर है। लखनऊ में बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन और बढ़ाकर 6 तारीख सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। लीजिए, इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 6 तारीख कर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 2 और दिन बढ़ाया गया। ये 6 तारीख सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। अब ये आंशिक कर्फ्यू अवधेश, इसमें तमाम चीजें जुड़ी हैं या किसको छूट है, ये डिटेल आनी बाकी है, और ये बेहद अहम है। वीकेंड लॉकडाउन के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे तक का वक्त तय था कि लॉकडाउन रहेगा, लेकिन ये बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में कोरोना आंशिक कर्फ्यू को लेकर ये खबर आ रही है, इसे आगे बढ़ाया गया है 6 तारीख सुबह 7 बजे। बिल्कुल, और ये स्थितियां बताती हैं कि सरकार ने भी अब जाकर मान लिया है कि कोरोना बेकाबू है, और जब तक जो चेन है उसे नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इस पर काबू कर नहीं सकते हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जो बढ़ते आंकड़े हैं, बढ़ती मौतें हैं, संसाधनों की कमी है, क्या यही वजह है कि दिल्ली की तरह अब फैसला यूपी को लेना पड़ रहा है? भले ही 2 दिन बढ़े हैं, लेकिन हालात ऐसे रहे तो 2-2 दिन करके कितने बढ़ जाएं, उस पर भी एक सवाल होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से अवधेश, देखिए बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि ये पहला हफ्ता था। इससे पहले देखिए जो वीकेंड लॉकडाउन था, सबसे पहले शुरुआत हुई तो सिर्फ रविवार के दिन ये आंशिक कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद इसको बढ़ाया जाता है, शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए इसको लागू किया जाता है, और इसी हफ्ते से ये लागू की गई थी व्यवस्था पिछले हफ्ते से कि 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा, यानी जो कोरोना कर्फ्यू आंशिक रूप से वो लागू रहेगा। फ्राइडे रात 8 बजे से ये लगता है नाइट कर्फ्यू चलता है। उसके बाद अगले दिन यानी शनिवार, रविवार और आज सोमवार तीसरा और अंतिम दिन था इस मिनी कर्फ्यू का, इस लॉकडाउन का, मिनी लॉकडाउन का। लेकिन उसके बाद आज अचानक मुख्यमंत्री के साथ बैठक होती है, और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि फिलहाल 2 दिन के लिए और बढ़ाया जाए, और अब मंगलवार और बुधवार यानी 4 और 5 मई को भी प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, और ये जाकर 6 तारीख की सुबह 7 बजे खत्म होगा। अभी तक के लिए जो स्थिति है, देखिए आंकड़े कुछ भी हो, अगर हम पिछले कुछ दिन के आंकड़े देखें तो लगातार ये बताया जा रहा है कि नए केस कम आ रहे हैं और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये चीज अगर देखी जाए तो उसके हिसाब से तो लॉकडाउन की या कोरोना कर्फ्यू की ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस समय केस पीक पर थे तब इतना नहीं किया गया। लेकिन अब अगर इस तरह से एक्सटेंड किया गया है तो यानी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है सरकार को भी कि अब ये विकल्प रह गया है। कहीं ना कहीं अगर इस चेन को तोड़ना है, जैसा अभी आपने भी कहा, चेन को तोड़ना है तो ये रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन सीमित है और केस जो है भले कम हो रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी हर तरफ से प्रदेश भर में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आज भी इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी ऑक्सीजन को लेकर समस्या है, बेड को लेकर लोगों को समस्या आती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह की तस्वीरें लगातार पूरे प्रदेश में सामने आ रही हैं, ये सच है कि देखिए अब यहाँ पर लॉकडाउन एक ऐसी चीज है जिसमें वित्तीय विभाग का आना, लोगों को कैसे रोजी रोटी की संकट ना हो, ये तमाम चीजें उसका एनालिसिस करने के लिए एक अलग विभाग है। लेकिन मेडिकल स्टाफ भी थक रहे हैं, लगातार कह रहे हैं अनंत काल तक सुविधाओं को मेडिकल की बढ़ा पाना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में खासकर बहुत हद तक असंभव है ये। तो ऐसे में लॉकडाउन क्या 2-2 दिन बढ़ता रहेगा, या फिर इकट्ठे कुछ ऐसी खबर नहीं देना चाह रहा है प्रशासन? इसके पीछे मंशा क्या है?
देखिए कल सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी खबरें आई थी फिलहाल कुछ जगह पर लॉकडाउन को लेकर 21 जिलों में खासतौर से, लेकिन उसके बाद जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं उनकी तरफ से एक सूचना दी जाती है कि ये अफवाहें हैं। बहरहाल आज बैठक होती है 2 दिन के लिए। इस साप्ताहिक कर्फ्यू जो लॉकडाउन है, जो कोरोना कर्फ्यू है आंशिक रूप से लगाया जा रहा है, उसको 2 दिन बढ़ाया गया है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने, देखिए जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस चेन को तोड़ने के लिए 14 से 21 दिन जरूरी है, जब लोगों के बीच में बिल्कुल शैलेश कहेंगे ट्रायल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी पहले 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा था लेकिन उसके बाद वो ऐसे करके अब 3 हफ्तों का हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक देखने की कोशिश हो रही है कि जनता कितना उसका सहयोग करेगी, कितना मैनेज कर पाएंगे, और ये 2 दिन से 14 दिन पहुंचे धीरे धीरे? क्योंकि देखिए अगर काउंट किया जाए तो अवधेश हम अब ऑलरेडी पहुंच गए 5-6 दिन पर। हो सकता है जी शैलेश। बिल्कुल रहता, देखिए ये बिल्कुल माना जा सकता है क्योंकि 5 दिन हो जाएंगे और उसके बाद आगे भी। लेकिन एक चीज जो सबसे ध्यान देने वाली है, सिर्फ इस तरह से कर्फ्यू लगाने से लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। जिस तरह की तस्वीर हमने पंचायत चुनाव में दिखाई, अगर ऐसी तस्वीरें होंगी तो फिर इस लॉकडाउन का, इस कर्फ्यू का कोई मायने नहीं रह जाते हैं। चाहे जितने कर्फ्यू लगाइए, चाहे महीने भर के, 2 महीने के, क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, मास्क नहीं होगा, लागू नहीं कराया जाएगा चीजों को, तो कोई मायने नहीं रह जाते इसके। और दूसरी चीज देखिए, जब लॉकडाउन लगता है व्यापारियों ने अपनी तरफ, और एक देखिए अहम चीज, जब बात व्यापारियों की है तो हम आपसे जरूर जिक्र करेंगे। देखिए कल मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के व्यापारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उनको हर चीज के बारे में बताया, तो तभी ये आशंका जताई जा रही थी कि अब जो आंशिक कर्फ्यू चल रहा है इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इस तरह की चर्चाएं आने लगी थी और आज वैसा ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री जो अलग अलग समूह के साथ में, चाहे मीडिया कर्मियों के साथ हो, चाहे डॉक्टर्स के साथ हो, आयुष विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ हो, इनके साथ लगातार वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं और उसमें रणनीति बनाई जा रही है। और जो एक आपने अहम बिंदु उठाया कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी थकने लगे हैं, बिल्कुल सच्चाई है। देखिए संसाधन जो बढ़ाए जाते हैं उनमें सिर्फ बेड लगा देना, वहां पर ऑक्सीजन देना, ये पर्याप्त नहीं है। वहां पर जरूरत है स्टाफ की। एक अभी हाल का अगर 2 दिन के अंदर का वाकया हम आप अपने दर्शकों को बताएं तो लखनऊ में TS मिश्रा जो अस्पताल है वहां पर डेडिकेटेड अस्पताल में बेड बढ़ाने की बात कही गई थी। इसके बाद वहां पर अभी हाल ही में जो लखनऊ की प्रभारी अधिकारी बनाई गई है डॉक्टर रोशन जैकब, जिन्हें अभी हाल में लखनऊ के DM का चार्ज भी दिया गया था, वो निरीक्षण के लिए जाती हैं, आके बताती हैं कि वहां पर कई बेड खाली थे और कई उनकी रिपोर्ट सामने आती है। जिसके बाद उस हॉस्पिटल के जो मालिक है, जो बसपा के राज्यसभा सांसद भी हैं सतीश मिश्र, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मुख्य सचिव को और उसमें बताया कि वहां पर उन्होंने एक मदद मांगी थी जिसमें कहा था कि उन्हें कितना स्टाफ चाहिए, कितने संसाधन चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये साफ है कि सिर्फ बेड बढ़ा देने से, ऑक्सीजन प्लांट लगा देने से काम नहीं होगा, उसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ की भी जरूरत है। और स्टाफ जो है वो भी कोरोना संक्रमित हो रहा है, चाहे KGMU हो, चाहे PGI हो, चाहे बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं और इसीलिए लॉकडाउन की जरूरत तो महसूस होती है। लेकिन इन सब के बीच कितना लोग सहयोग कर रहे हैं? प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने, उनका अब रुख कर लेते हैं। मोइन, अब 6 तारीख की सुबह तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, जो कोरोना लॉकडाउन है, लेकिन जितना अभी लगा है क्या उतना लोग सहयोग कर पा रहे हैं कि आगे सहयोग बढ़ेगा? क्योंकि जरूरत तो ऐसी आ गई है कि लॉकडाउन नहीं हुआ तो ना जाने क्या हो जाएगा इस देश में, इस प्रदेश में। देखिए जो जानकार है और जो आम जनता है वो पहले से ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, प्रयागराज के जो हालात हैं, उसमें कम से कम 2 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन बेहद जरूरी है। इस बार लॉकडाउन जरूर लगाया गया, वीकेंड लॉकडाउन, पहले 3 दिन 2 दिन का था, फिर 3 दिन किया गया, अब आज उसे बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया है। लेकिन जो सड़कों के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। जो पिछली बार हम देख रहे थे कि जो पहला और दूसरा लॉकडाउन लगा था मार्च से अप्रैल महीने तक, जगह जगह चेकिंग होती थी, बैरिकेडिंग की जाती थी, गलियों को सील कर दिया जाता था और बाहर जो लोग निकलते थे बेवजह उनके खिलाफ सख्ती की जाती थी, मुकदमा दर्ज किया जाता था, गिरफ्तारी तक की जाती थी। लेकिन इस बार कहीं ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बेरोक टोक जो है वो सड़कों पर निकलते रहते हैं, कहीं पुलिस चेकिंग नहीं होती हमारे पास लोग रिक्शा तो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। पिछली बार जो पुलिस थी वो पूरी तरह से डिप्लॉय थी इसी काम के लिए। अभी देखिए हमारी पुलिस कहाँ है, लोगों को भीड़ रोकने के लिए पंचायत की ड्यूटी में। क्या अब माने असल लॉकडाउन की शक्ल या सूरत अब मिलेगी देखने को, या फिर ये माने कि वो पंचायत की ड्यूटी से जो पुलिस वाले थक के आएंगे, क्या उनको फिर से लॉकडाउन की ड्यूटी में लगा दिया जाएगा? और लगाया जाएगा तो उनकी सेहत, उनकी हालत होगी कि इसे अच्छे से इंप्लीमेंट करवा पाए?
जी बिल्कुल, देखिए ये दोनों तरफ से पालन करना होगा। चाहे तो सरकारी अमला है उसको सख्ती दिखानी होगी, उसको मुस्तैदी दिखानी होगी। दूसरी तरफ जो आम जनता है उसको भी अपनी जागरूकता दिखानी होगी, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्योंकि जो थोड़े बहुत लोग सड़कों पर निकलते हैं और बेवजह निकलते हैं, उसका खामियाजा 90% लोगों को भुगतना पड़ता है। निश्चित तौर पर संसाधनों की कमी है, लेकिन अगर पुलिस कुछ जगहों पर चेकिंग पॉइंट लगाए और जो लोग बाहर निकल रहे हैं अगर उनसे सिर्फ पूछताछ भर कर ले तो लोगों का हौसला टूटेगा। लोगों को अंदर इस बात का डर रहेगा कि अगर हम बेवजह सड़कों पर निकलेंगे तो पुलिस चेक करेगी और बाद में हमारे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन जब आप बेरोक-टोक सड़कों पर घूमते रहेंगे, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो आप एक बार दो बार निकलने के बाद फिर आप बेखौफ होकर बिल्कुल मोइन, अब यहाँ पर लोगों को समझना पड़ेगा अस्पताल, बेड, मेडिकल स्टाफ सब चीजें लिमिटेड हैं और उसे अनंत की सीमा तक नहीं स्ट्रेच किया जा सकता। अपने परिवार की जिम्मेदारी हम सबके हाथ में है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और हाजिर होंगे। लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारी कोशिश है कि आपको हर एक खबर पहुंचाए पंचायत की, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के लिए सबसे जरूरी खबर यह है वीकेंड लॉकडाउन से जुड़ी हुई। अब 2 और दिन इसे बढ़ा दिया गया है वीकेंड लॉकडाउन को, जहां अब 6 मई सुबह 7 बजे तक यह आंशिक कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन की सीमा बढ़ के अब वीकडेज की ओर आ चुकी है। 6 मई तक यह लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला है। पहले 4 मई यानी मंगलवार सुबह 7 बजे तक का ये वीकेंड लॉकडाउन, एक्सटेंडेड वीकेंड लॉकडाउन कहना चाहिए ये था, लेकिन अब इसे और एक्सटेंड किया गया है, जिसे अब लॉकडाउन कहा जा सकता है, वीकेंड लॉकडाउन नहीं कह सकते। बिल्कुल, और अंदाजा लगा लीजिए कि खतरा बढ़ रहा है। और अगर सरकार अब इस कदम पर आ रही है, वही सरकार है जिसने साफ तौर से मना किया था कि हम लॉकडाउन किसी भी स्तर का नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर उन्हें ये बढ़ाना पड़ रहा है 2 दिन करके, 1 दिन करके, तो समझिए कि स्थितियां अच्छी नहीं है। ऐसे में इसका सम्मान करिए लॉकडाउन का, घर में रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें बहुत सारी गवाही दे चुकी हैं। बिल्कुल, अब ये वीकेंड लॉकडाउन नहीं रह गया है, वीकेंड सैटरडे संडे होता है। यहां पर अब आप इस पूरे दिन को स्ट्रेच होता देख रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश लगातार बने हुए हैं, तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर मंथन हो रहा है। लगातार ये चीजें जिस तरीके से बढ़ानी पड़ रही हैं, अब ये लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ चुके हैं शैलेश, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल श्रीलता, ये लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुके हैं और ये कह सकते हैं वक्त की मांग भी है। और ये देखिए एक और खास चीज माना जा रहा था कि ये जो चुनावी दौर है, परिणाम जो चुनाव के हैं, इनके आने के बाद एक चर्चा जरूर चल रही थी, चाहे वो सोशल मीडिया पर रही हो, चाहे लोगों के बीच में रही हो, कि चुनाव परिणाम का आना और उसके बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना। जो चर्चा थी वो अब सही साबित होती हुई नजर आने लगी है। बहरहाल 2 दिन के लिए बढ़ाया। देखिए, लॉकडाउन को 2 दिन बढ़ाना जरूरी है, अगर इसके लिए कदम उठाए जाते हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि उस लॉकडाउन का पालन कितना होता है, इस कोरोना कर्फ्यू का पालन कितना होता है। औपचारिकता ना रहे कि सड़कों पर सिर्फ बैरिकेडिंग लगी है शोपीस बनकर, जहां पर नियमों का पालन कराने के लिए ना पुलिस प्रशासन के लोग हैं ना जिला प्रशासन के। शाम को सिर्फ सूचना जारी कर देते हैं कि आज इतने मास्क पर चालान हुआ और आज इतने लोगों का चालान हुआ, लेकिन इससे नहीं रुकेगा। आखिर झूठ किसको बोल रहे हैं? जिस तरह कहा जा रहा है कि पब्लिक झूठ बोल रही है, जैसे अभी हमने तस्वीर दिखाई यहाँ पर चुनाव के दौरान या पोलिंग के दौरान, वोट काउंटिंग के दौरान, जिस तरह हमने तस्वीर दिखाई कि लोग हट जाते हैं जब पुलिस आती है। बिल्कुल, उनका अपने बहानों के साथ तैयार रहते हैं, तो ये बहानेबाजी अपने आप से चल सकती है, पुलिस से चल सकती है, लेकिन कोरोना से नहीं चलेगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ बने हैं। मोइन, अगर हम बात करें बहानेबाजियों की, तो तरह तरह के बहानों के साथ लोग तैयार रहते हैं कि मास्क हमने क्यों नहीं लगाया, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर स्वतः जिम्मेदारी नहीं आएगी तो सरकार कुछ भी कर ले, होना कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां सरकारी अमला इस बार मुस्तैद नहीं दिखाई दे रहा है, सुस्त दिखाई दे रहा है, लापरवाह दिखाई दे रहा है, वही जो लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं। निश्चित तौर पर 90% लोग जो कोरोना कर्फ्यू हो, वीकेंड लॉकडाउन हो, उसका पालन करते हैं। लोग घरों में कैद रखते हैं, लोग 2 दिन 3 दिन का जो सब्जी है, दूध तक स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह
कई बार लोग बेतुके जवाब देते हैं। लोग कहते हैं हम नज़ारा देखने निकले हैं। एक बार तो मैंने 3 दिन पहले देखा, जब पहला दिन था इस हफ्ते का, पुलिस के लोगों ने रोका और चेकिंग की तो उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड करा के लौट रहे हैं, और जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट चेक की गई वो साल 2016 के थे, यानी 5 साल पुराने। तो लोग इस तरीके की बहानेबाजी भी करते हैं जो वाकई शर्मनाक है, और ये शायद लोगों को इस बात के खतरे का एहसास नहीं है, जो महामारी है उसकी गंभीरता का एहसास नहीं है। अस्पताल नहीं है, आप हो सकता है सुरक्षित रहें। एक ही बात कितनी बार कही जाए, आपके घर में सेंसिटिव लोग हैं, लेकिन जब तक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, और कल जैसी तस्वीरें आई उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आने वाले वक्त को सोच के दिल घबराने लगा है। और अवधेश, ऐसे में क्या कहा जाए? बिल्कुल, कोरोना चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हम भी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार